हेलो एंड वेलकम। माय नेम इज मेवारन चौधरी और आपका ज्ञान तरंग में स्वागत है। तो हम यहाँ पे एनटीए की पेपर की सुपर 10 क्वेश्चन की सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं और ये आज की सेशन में हम एनटीए का पेपर नंबर 10 डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मुझे लगता है थोड़े से अच्छे लेवल के, वो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें ये वाली इंफॉर्मेशन जीआईएफ से रिलेटेड है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से। आपको बेसिकली डोमेन पूछा गया है, तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमारा इनपुट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि ये अंडर रूट के अंदर है। तो अंडर रूट के अंदर कौन है? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस 6 ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। आप इसको फैक्टराइज कर दो। जैसे मैं फैक्टराइज करता हूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस ये कुछ ऐसे फैक्टर होगा। जब इसके प्रॉपर फैक्टर कर दोगे तो ये हमारे पास में दो फैक्टर आ जाएंगे, राइट। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो कंडीशन क्या निकल के आएगी? ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू -2 से लेस हो सकती है और ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 3 से ज्यादा हो सकती है। दोनों केस यहाँ पे लेने हैं। अब एक एक करके सॉल्व करते हैं इसको। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू इंटीजर में होती है, तो यहाँ पे मेरे पास में इंटीजर की पॉसिबल वैल्यू 4 हो सकती है, 5, 6 और इस तरह से ये आगे जाएगी। थोड़ा सा नंबर लाइन का सहारा लीजिए, आपको सब कुछ क्लियर होने लग जाएगा। यहाँ पे 0 होता है, 1, 2, 3, 4। अब बताओ मुझे, अगर मेरे पास में x की वैल्यू 4 हो तब मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? 4 ही आएगा। बट 4 से जैसे जैसे मैं आगे जाऊंगा, 4 से जैसे आगे बढ़ेंगे तो 4 से 5 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर मेरा 4 रहेगा, फिर 5 से 6 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 रहेगा, जिसमें 6 इंक्लूड नहीं है। अब आगे जैसे बढ़ते जाएंगे तो ये मेरे पास में x की वैल्यू इसी अकॉर्डिंग ग्रेटेस्ट इंटीजर मिलता जाएगा। तो मुझे x क्या लेना चाहिए? तो x आपको क्या लेना चाहिए? 4 से इंफिनिटी। अब 4 इसमें इंक्लूड रखना है, ठीक है, क्योंकि 4 पे मिल जाएगा ये। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू ग्रेटर देन 3 है, तो उसको करस्पॉन्डिंग करने वाले x की वैल्यू मिल गई मुझे, राइट। अब इधर आते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन -2। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन -2 का बेसिकली मीनिंग ये होता है कि आपका -3 हो सकता है, -4, -5 इसी तरह से। तो इसको भी नंबर लाइन से समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 0 मार्क कर लिया, -1, -2, -3 और इधर -4, राइट। अब -3 कब आता है बताओ? आप जानते हो इतने से इंटरवल में तो क्या होता है? -1 होता है, फिर यहाँ पे क्या होता है? -2 होता है। इस इंटरवल में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी होती है? -3 होती है। -2 से -3 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना रहता है? -3। फिर यहाँ पे क्या मिलेगा? यहाँ पे देखो मैं लिख देता हूँ, -3 मिलेगा, इधर -4 मिलेगा, यहाँ पे -3 मिलेगा, इस जगह पे -2 मिलना था, यहाँ पे -1 मिलेगा। मुझे -3, -4 एपीसी वाले चाहिए। तो बेसिकली मेरा यहाँ से सारा इंटरवल काम का है। तो x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से बताओ? x बिलोंग टू -इनफिनिट से, जिसमें -2 इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। -2 पे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 ही आएगा, तो यहाँ पे -2 ओपन ब्रैकेट रखेंगे, ठीक है। अब सॉल्यूशन क्या हो जाएगा हमारा? इन दोनों को कंबाइन कर लेंगे, ठीक है। तो -इनफिनिट से -2 यूनियन 4 से इनफाइनाइट हो जाएगा, राइट। तो ये बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना एक बार फिर से। ये इधर सॉल्यूशन कर रखा है, तो आप शॉर्टकट भी याद रख सकते हो। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन है तो इसमें एक एक्स्ट्रा ऐड कर दो, इसमें +1 कर दो, ठीक है। और ये एज इट इज यही आ जाता है। क्या समझाना चाह रहा हूँ? जैसे आपसे बोल दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, तो आपको उसके x कोरस्पॉन्डिंग करने वाले क्या लिखने? 6 टू इनफाइनाइट लिखने, एक एक्स्ट्रा ऐड कर लेना। और अगर ऐसा आ जाए ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन -4, तो यहाँ पे डायरेक्टली x की वैल्यू इसी से स्टार्ट कर लेंगे, डायरेक्टली इसी से, ठीक है। ये शॉर्टकट है इसका, याद रखोगे? ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर एनटी पेपर में 8 था और अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो समझते हैं, एक बॉक्स है जिसके अंदर टिकट कंटेंट हो रहे हैं, 1 टिकट नंबर लिखेंगे, ठीक है। टिकट नंबर 1 to n।
एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर एक बड़ा सा बॉक्स मान लेते हैं और उसके अंदर ऐसे टिकट रखे गए रेंडमली, ठीक है, ऐसे 1 से लेके n तक दिए हुए। जैसे आप कोई रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो वहां पे टिकट वगैरह अब तो सब ऑनलाइन मिलते हैं, तो पहले एक गड्डी के फॉर्म में रखे जाते थे, ठीक है। तो उसमें टिकट रखे गए 1 से n तक नंबर लिखे गए, ठीक है, 1 2 3 और n तक। अब उसमें से क्या कर रहे हैं, n टिकट ड्रॉ कर रहे हैं। कोई पर्सन है, वो उसमें से n टिकट बाहर निकाल रहा है विथ रिप्लेसमेंट, और मतलब 1 by 1 निकाल रहा है और अंदर वापस से रिप्लेस करते जाता है। देन प्रोबेबिलिटी दैट द लार्जेस्ट नंबर ऑन द टिकट इज k। तो क्या प्रोबेबिलिटी कि उसमें लार्जेस्ट नंबर k आएगा। अच्छा, कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें n गिवन होगा, जैसे कहेंगे कि बॉक्स है उसके अंदर टिकट 1 से 10 तक नंबरिंग किए हुए हैं, ठीक है, और उसमें से आप पर्टिकुलर कोई 3 टिकट निकाल रहे हैं। कितने निकाल रहे हैं, 3 टिकट निकाल रहे हैं। पर्टिकुलर एक बॉक्स है जिसमें 1 से 10 तक कोई टिकट नंबर के टिकट रखे हैं और उसमें से आप 3 टिकट ड्रॉ कर रहे हैं विद रिप्लेसमेंट। तो उसमें से पर्टिकुलर नंबर, जैसे 4 से बड़ा नंबर आ जाए, उसमें से लार्जेस्ट नंबर 4 ही हो, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी। तो ठीक है, तो मैं जनरल के समझा रहा हूँ। लेट x इज नंबर ऑन टिकट, लेट x इज नंबर ऑन टिकट। टिकट के ऊपर नंबर क्या है, x है, जो मैंने निकाला है। तो हमको बेसिकली क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ, हमको चाहिए बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ k, यानी k नंबर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, जिसमें लार्जेस्ट कोई नंबर आ जाए, ठीक है, कि k के होने की प्रोबेबिलिटी कुछ ही। तो अगर मैं ये वाला केस लिखता हूँ, ध्यान से समझना, ये वाला केस लिखते हैं। तो हमने टिकट कितने ड्रॉ करने हैं, n टिकट ड्रॉ करने हैं, और उसमें से लार्जेस्ट वाला नंबर कौन सा होना चाहिए, k होना चाहिए। तो मेरा फेवरेबल कहाँ से आएगा बताओ। अगर मैं फेवरेबल की बात करूं, फेवरेबल, तो मेरे पास फेवरेबल आउटपुट ये जो 1 से n तक नंबर है ऐसे होंगे, 1 2 डॉट डॉट n। तो उसके बीच में कहीं k भी रहा होगा। तो मेरे पास फेवरेबल जो है 1 से लेके k तक ही है, ठीक है, 1 से लेके k तक है। तो कितने टिकट हैं, k टिकट हैं, राइट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू k लिखने की कोशिश करूंगा। ऐसा लिखने से क्या मिलेगा मुझे, देखो ध्यान से समझना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन k, बट मुझे टिकट कितने निकालने हैं, n टिकट निकालने हैं। कितने टिकट निकालने हैं, n टिकट निकालने हैं। तो इस 1 से k तक के में से ही n टिकट आपको ड्रॉ करना है, 1 से k तक में से ही n टिकट ड्रॉ करना है। तो n टिकट में सबसे पहले पहला टिकट निकालेंगे। तो पहला टिकट फेवरेबल 1 से k तक में से कोई भी आ सकता है, लेस देन इक्वल टू k लिखा है इसलिए। तो पहले टिकट के लिए फेवरेबल k केस हो जाएंगे। टोटल कितने, n, ठीक है। तो ये पहला टिकट का ऑप्शन हो गया। अब मैं दूसरा टिकट निकालूंगा, तो विथ रिप्लेसमेंट काम चल रहा है, तो दूसरा टिकट भी k बाई n प्रोबेबिलिटी से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तीसरे टिकट की बात करेंगे तो ये भी कितना होगा, k बाई n, और ऐसे चलते रहेंगे n टाइम, क्योंकि मुझे n टिकट निकालने हैं। तो ये बेसिकली कितना हो जाएगा आपका, k बाई n की पावर n। समझे, ये क्या है मेरे पास में, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑन नंबर ऑन टिकट इज k या k से लेस, क्योंकि मैंने 1 से k तक के बीच में फेवरेबल ली थी। अच्छा, अब मैं यहाँ से एक लेस वाले केस देखता हूँ, एक लेस वाला केस देखता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास फेवरेबल एक कम हो जाएगा, पीछे तक रहेगी। यहाँ पे k माइनस 1 रहा हो तो इधर तक फेवरेबल रहेगा, राइट। अब मुझे अभी भी टिकट तो n निकालना, तो अब मेरे पास में जो फेवरेबल केस हैं वो कितने होंगे, k माइनस 1 होंगे पहले टिकट के लिए। टोटल n है, ये पहला टिकट निकालने का प्रोबेबिलिटी हो गया। अब दूसरा टिकट भी निकालेंगे तो भी इतना ही होगा, ठीक है। और ऐसे ही n टिकट निकालेंगे तो ये nth पोजीशन आ गई, ठीक है, nth पोजीशन। अब बताओ इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा, k माइनस 1 बाई n की पावर n। मुझे क्या चाहिए था, p x इक्वल टू k चाहिए था, तो इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ, p x लेस देन k माइनस p x लेस देन k माइनस 1, ये लेस देन, ठीक है। तो इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे रख लेंगे। तो k बाई n की पावर n, और इधर से जाएगा k माइनस 1 की पावर n, टोटल n,
ठीक है, तो ये आंसर होना चाहिए। इसमें ऑप्शन में कहीं नहीं दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, ये तो कितनी है किसी को, आप खुद सोचो कि लेस देन के में से के से कम वाले, जैसे यहाँ पे ऐसे के, ठीक है, एक के माइनस वन और इधर के, ये टोटल लेस देन के होंगे, और ये वाला कौन सा होगा, के माइनस वन। तो इसके बीच में ये तो पार्ट बच गया के वाला, ठीक है। तो ये के साथ ध्यान रखना। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आता है कि 1 से 10 तक कोई टिकट नंबर बॉक्स में रखे गए और उसमें से मुझे 3 टिकट ड्रॉ करने, कितने टिकट ड्रॉ करने, 3 टिकट, और उसमें लार्जेस्ट 4 नंबर आ जाए, तो आप क्या कहोगे, P लेस देन 4 माइनस P लेस देन इक्वल टू 3, ठीक है। मुझे 3 टिकट ड्रॉ करने और लार्जेस्ट 4 होना चाहिए, तो फेवरेबल कितने हो जाएंगे, 4, टोटल कितने, 10, और ऐसे कितने निकालने टिकट, 3 निकालने, तो 4/10 की पावर 3 माइनस 3/10 की पावर 3, ऐसे लिखना, ठीक है। आपके पास में 1 से 10 तक टिकट नंबर है, उसमें से 3 टिकट ड्रॉ कर रहे हैं और मैक्सिमम उसमें 4 आना चाहिए टिकट नंबर, ठीक है। तो ये तरीका था, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों, ये काफी अच्छा प्रॉब्लम है, वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रॉब्लम है। तो इसको बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं। एक तो बेसिक तरीका है कि आप सॉल्व करते जाएं और फिर आपके पास में आंसर आ जाएगा। चलिए मैं एक बार बेसिक से समझाने की कोशिश करता हूँ। लेट z इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई एज्यूम कर लिया जाए। एक काम करो, मैं ग्राफिक समझाता हूँ और बेसिक वाला आपको एनटी वाले में सॉल्यूशन दे रखा है। तो पहले तो ये आपको ध्यान होना चाहिए कि z माइनस आइटा और z प्लस 2 आइटा का मॉडुलस 1 है। तो ये किसका इक्वेशन है, ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन है। किसका इक्वेशन है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन है। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाएंगे, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है ऐसे 2 पॉइंट होंगे, इनको ज्वाइन करने वाली लाइन के मिड पॉइंट से जा रही हो और 90 डिग्री पे जाए, उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन के मिड पॉइंट से और परपेंडिकुलर जाने वाली लाइन को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलते हैं। तो ये वाली कंडीशन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की होती है। तो यहाँ पे पॉइंट कौन सा है, तो एक तो पॉइंट है 0,1, देख पा रहे हो, ये ऊपर कौन सा पॉइंट है 0,1 है, नीचे कौन सा पॉइंट है 0, यहाँ पे देखो 0, कौन सा पॉइंट है -2 है। कैसे पता लगा, ये आपको लोकस से पता होगा। अब इसका बाइसेक्टर कहाँ जाएगा, इसके मिड पॉइंट पे, तो इसका मिड पॉइंट कहीं यहाँ आया होगा, और वो मिड पॉइंट किस जगह पे आया होगा, इनका मिड पॉइंट निकालेंगे 0, -1/2, और यहाँ से एक लाइन निकल रही होगी, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ये क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो आप मुझे बताओ इसका इक्वेशन क्या होगा, इस वाली लाइन का इक्वेशन क्या होगा, ये होगा y इक्वल टू -7/2, राइट। क्योंकि ये y एक्सिस पे इन दोनों को मिड पॉइंट पे जाएगा, तो x के परपेंडिकुलर लाइन जाएगी -1/2। तो ये बेसिकली लोकस मिल गया z का। z क्या है, z का लोकस क्या है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग z का लोकस क्या है, y इक्वल टू, इससे मुझे मिल गया y इक्वल टू -1/2। आप खुद सॉल्व करोगे तो भी यही मिलेगा, ठीक है। z की वैल्यू रख के हुए देख सकते, ये मिलेगा। आज अब इस लाइन के ऊपर मेरा z कहीं पे भी हो सकता है, इस लाइन के ऊपर मेरा z कहीं पे भी हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे कहीं ओरिजिन रहा होगा, यहाँ पे कहीं क्या रहा होगा, ओरिजिन रहा होगा 0,0। अब नेक्स्ट कंडीशन आते हैं, मोड z इक्वल टू 5/2, यानी z की ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है 5/2। तो ये ओरिजिन है और z इस लाइन के ऊपर आ रहा है, तो इस लाइन के ऊपर एक पर्टिकुलर एक पॉइंट होगा जो यहाँ से कितना होगा 5/2 की डिस्टेंस पे होगा। कितना होगा, 5/2 की डिस्टेंस पे होगा। आप इधर भी ले सकते हो, इस साइड में हो सकता है, 2 केस बनेंगे, ठीक है। वो यहाँ पे भी पॉइंट आपका हो सकता है, राइट। अब कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आगे वाली कंडीशन अच्छे से समझ में आ जाए। दोनों साइड हो सकता है। अब ये वाला पॉइंट मुझे पहले लोकेट करना पड़ेगा। तो देखिए इस पॉइंट के अंदर ये तो क्लियर है कि y की वैल्यू तो -1/2 आ रही है। अब x की वैल्यू निकालने के लिए मैं पाइथागोरस की मदद लेता हूँ। तो ये वाला पार्ट कितना है आपका 1/2 है, यहाँ से लेके ये वाला पार्ट अगर मैं देखना चाहूँ तो ये 90 डिग्री बन रहा है और ये 1/2 है। तो पाइथागोरस की मदद से ये वाली डिस्टेंस निकालो कितनी आ रही है। जब आप सॉल्व करोगे तो 25/4 -1/4, तो ये √6 आ जाएगा। कितना आएगा, √6। तो ये आप देख पा रहे होंगे फर्स्ट या फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो यहाँ के कोऑर्डिनेट कितना देंगे √6, -1/4।
1/2 सॉरी। और यहाँ पे अगर लिखना चाहें तो ये आपका माइनस का √6 कॉमा माइनस का 1/2 हो सकता है। अब आगे बढ़ो, आगे क्या बोला गया, देन द वैल्यू ऑफ z + 3 आइटा। अब मैंने एग्जैक्टली z की लोकेशन पता लगा दी इतनी फर्स्ट 2 इन्फॉर्मेशन से। अब मुझे डिस्टेंस निकालनी है z की, यानी इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है। कहाँ से निकालनी है? z की डिस्टेंस निकालनी है -3 आइटा से। z की डिस्टेंस निकालनी है -3 आइटा से। तो -3 आइटा तो कहीं यहाँ रहा होगा, उसको लिखेंगे तो -3। अब मुझे ये वाली डिस्टेंस निकाल लेनी है, ठीक, ये वाले, ये मेरा आंसर है, ठीक है। तो ये ओरिजिन था, इसका नाम ए दे, ये बी, तो मुझे ए बी की वैल्यू निकालनी है। तो देखो आप ए बी देख पा रहे हो, बहुत आसानी से मैं लिख सकता हूँ। ए बी की वैल्यू लिखना चाहें तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। ए बी की वैल्यू लिखना चाहेंगे तो कितना है, 6 √6 - 0.6, और ये कितना हो जाएगा -5/8 25/4, और जिसको सॉल्व करोगे तो 7/2 आंसर आ जाएगा, राइट। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था, ज्योमेट्री से आपने समझ लेना था। आप चाहो तो इधर से भी निकाल सकते हो, ठीक है, इधर से भी आप चाहो तो निकाल सकते हो, सिमेट्रिसिटी से दोनों ही सेम आएंगे, राइट। अब मैं मूव करता हूँ, इसका एक्चुअल मेथड बताना चाह रहा हूँ, जो आपको यहाँ से एनटी वाला ने दे रखा था। तो आई थिंक ये भी इजी है, ज्यादा टफ नहीं है ये भी, ओके। चलिए मूव करते हैं इधर से। ये भी अच्छा प्रॉब्लम था। इसमें क्या बोला है, द फंक्शन f of x = फ्रैक्शनल x एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है। तो ये पूछा जा रहा है कि कंटिन्यूस कहाँ पे नहीं होगा, डिसकंटिन्यूस पॉइंट पूछा है। तो जब कभी भी हमारे पास में ये आता है तो हमको कौन से पॉइंट चेक करने होते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाए तो वी हैव टू चेक एट x बिलोंग टू इंटीजर, यानी सारे इंटीजर पे हमें चेक करना होता है, ठीक है। इंटीजर को चेक करते हैं और बाकी कोई पॉइंट डाउटफुल नहीं होता है, ओनली इंटीजर पॉइंट डाउटफुल होते हैं। अब आप बताओ मुझे, ये फंक्शन है आपका फ्रैक्शनल x sin पाई। अच्छा ये क्या आएगा हमेशा, आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर को अगर अच्छे से नोटिस किया हो तो ये साइन के अंदर एंगल में पाई के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पाई के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे हमेशा क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। पाई के साथ में क्या आएगा, इंटीजर। अब बताओ साइन पाई इंटीजर क्या होता है, यानी मैं ऐसे पूछूं एन पाई साइन एन पाई क्या होता है, जिसमें एन इंटीजर हो तो 0 होता है। साइन एन पाई क्या होता है, जिसमें एन इंटीजर हो तो 0 होता है। तो ये वाली बेसिकली वैल्यू इंटीजर के इंटीजर, लेट्स से मैंने यहाँ पे इंटीजर सेलेक्ट किया, ठीक है। तो इंटीजर के राइट में और इंटीजर के लेफ्ट में, इंटीजर के राइट में और लेफ्ट में दोनों ही जगह, जस्ट राइट और जस्ट लेफ्ट दोनों ही जगह क्या आएगा, ये 0 देगा। इंटीजर के राइट में और इंटीजर के लेफ्ट में दोनों जगह 0 वैल्यू देने वाला है। और अगर ये 0 दे रहा है तो मेरा LHL और ये RHL हो गया। तो इंटीजर पर ये फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। इंटीजर पर ये फंक्शन की दोनों लिमिट कितनी आ रही है, 0। तो ये ऑलवेज कंटिन्यूस है, ऑलवेज कंटिन्यूस है। तो कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ पे डिसकंटिन्यूस हो जाए, तो नो एक्स। यहाँ पे कंटिन्यूटी किसने बचा ली, पाई ने। अगर ये पाई नहीं होता तो फिर ये डाउटफुल हो सकता था, राइट। तो यहाँ पे ध्यान रखना, ये कॉन्सेप्ट था इस क्वेश्चन में, राइट। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये था इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। अब यहाँ पे आते हैं, if there is n number of seat, m number of people have to sit at n number of possible way to do this, तो कितने तरीके से ये काम कर सकते हैं, ठीक है। तो m लेस देन n है। एक काम करते हैं, m को एज्यूम कर लेते हैं, लेट m 4 है और ये कितना है 5, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे n नंबर ऑफ सीट, n नंबर ऑफ सीट, तो सीट कितनी है 5 है। तो यहाँ पे ऐसे मैंने सीट बना दी, ठीक है। ये 5 सीट हो गई और इस पे क्या करना है, 4 पीपल को बैठाना है। कितने लोग बैठाना है इस पे, 4 लोगों को बैठाना है। तो आप बताओ पहला वाला पर्सन आएगा कितने, 5 तो सीट है और 4 पीपल है, क्योंकि इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए। तो फर्स्ट, तो देखिए 5 पीपल को 4 पीपल को 5 सीट पे बैठाना है मुझे। तो ये फर्स्ट पीपल या फर्स्ट पर्सन के पास में कितने ऑप्शन होंगे, फर्स्ट पर्सन को मैं फिल कर सकता हूँ, उसके पास में फर्स्ट को बैठाने के कितने तरीके हो गए, फर्स्ट को बैठाने के तरीके कितने तरीके 5। सेकंड को कितने तरीके से फिल करा सकते हैं, 4 तरीके से।
तीसरे को 3 और इसको 2, तो टोटल वेज कितने हो जाएंगे? टोटल वेज आपके हो जाएंगे, ठीक है, 5 × 4 × 3 × 2, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हो 5p4, इसको लिख सकते हैं 5p4। तो बेसिकली अगर n है तो ये npm हो जाएगा, राइट, npm। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था, आपको समझ में आ गया होगा। आप ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम्पल लेके सॉल्व कर सकते हो, ज्यादा बेटर रहेगा, राइट। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आ गया, ये अच्छा प्रॉब्लम है, दिस इज फाइनेस्ट प्रॉब्लम। यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन एग्जैक्ट नहीं निकालना है, एक इनइक्वालिटी के फॉर्म में आपको रिजल्ट निकालना है, आई एन जे का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा साइन एक्स ऑलवेज लेस देन एक्स होता है और कॉस एक्स ऑलवेज लेस देन 1 होता है। ये आपको जब लिमिट पढ़ाते हैं तो लिमिट के अंदर इस चीज को प्रूव करवा देते हैं, क्योंकि वहां से ये कहीं से स्टार्ट होता है। आप ये वाला रिजल्ट तो फिजिक्स के अंदर भी अप्लाई करते हो, कई बार एंगल साइन थीटा दे रखा होता है तो आपको नियरली थीटा ले लेते हैं, ठीक है, वो ये 0, बस कंडीशन है थीटा हमारा 10 to 0 होना चाहिए। तो साइन एक्स लेस देन एक्स हमको 0 से 1 के बीच में चाहिए, तो 0 के नजदीक ही है, तो साइन एक्स लेस देन एक्स होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से लिखूं तो साइन एक्स बाई रूट एक्स, तो ये कितना हो जाएगा? इधर भी रूट एक्स हो जाएगा, एक तरह से मैंने रूट एक्स से डिवाइड कर लिया। अब इसको इंटीग्रेट अगर करना चाहूँ तो साइन एक्स बाई रूट एक्स डी एक्स, और इधर पे क्या होगा? रूट एक्स और डी एक्स। लिमिट 0 से 1 पुट करते और इधर 0 से 1। अब ये 0 से 1 के नजदीक ऐसा हो सकता है, हमेशा नहीं होता है, ये 0 के नजदीक ही होता है ऐसा कुछ। ये वाला पार्ट तो मेरा क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आई है, देखो आई दे रखा है, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 2/3 x की पावर 3/2 और 0 से 1, ठीक है। तो आई की वैल्यू बेसिकली 2/3 निकल के आ जाती है। अब सेकंड वाले पार्ट को देखो, cos x लेस देन 1 है, राइट। मैं रूट से डिवाइड कर देता हूँ, तो cos x बाई रूट एक्स लेस देन रूट एक्स है। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो cos x बाई रूट एक्स, और इधर से भी 1 बाई रूट एक्स और dx, 0 से 1 0 से 1। इस वाले पार्ट को ये बोला जा रहा है, फिर लेस देन है। अब आप बताओ 1 बाई रूट एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है? 2 रूट एक्स होता है कि नहीं होता है? तो ये की वैल्यू लेस देन 2 आ जाएगी। तो ये हमारे पास में आई एंड जे की वैल्यू दोनों मिल गई, तो सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। तो मैं ये कहूंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने या समझने के लिए हमको केवल ये वाली इनइक्वालिटी पता होनी चाहिए थी। जब कभी भी हमें एग्जैक्ट इंटीग्रेशन नहीं पता होता है तो उसके नियरेस्ट इंटीग्रेशन की वैल्यू ढूंढने की कोशिश करते हैं, जो कि पॉसिबल हो सकती है, राइट। चलिए, तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और कुछ अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये एनटी का सॉल्यूशन था जो मैंने समझाया वही। अब ये वाली प्रॉब्लम आ गई। अब ये प्रॉब्लम बहुत सारे तरीके से बच्चे कर सकते हैं, क्योंकि डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है और इसमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब एक तो तरीका है कि प्रॉपर्टी से इसको सिंप्लीफाई कर लिया जाए, ठीक है, फिर इसको सॉल्व करें, जैसा कि यहाँ पे एनटी वाला सॉल्यूशन करवा रखा है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्टकट अप्रोच लगाऊंगा, ठीक है। शॉर्टकट क्या होगा कि आप ए की वैल्यू एज्यूम कर लो, बी की वैल्यू भी एज्यूम कर लो, सी की वैल्यू एज्यूम कर लो, ये आपके आप में, ठीक है, ये आपके आप में कि आप क्या एज्यूम करना चाह रहे हो। मैंने एक वैल्यू एज्यूम कर ली, आप चाहो तो इधर एक आध जीरो भी ले सकते हो, नो कोई दिक्कत नहीं है, आप जीरो भी इसको ले सकते हैं। एक काम करते हैं, इसको जीरो ले लेते हैं, इससे कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाएगी, राइट। सी की वैल्यू को जीरो रख लिया, क्योंकि क्वेश्चन और आंसर एक ही फॉर्म में है। तो बताओ यहाँ पे ये डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा? यहाँ पे 1 4 ये 0 हो गया, ए प्लस लैम्डा लिखेंगे तो 0, ये कितना हो जाएगा 9, पी नहीं ये हो जाएगा 1, राइट। बी प्लस लैम्डा, बी 2 - 1 1 हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखते हैं इस जगह पे कितना आएगा, ए माइनस लैम्डा की 4 हो जाएगा, बी माइनस लैम्डा 3 तो 9 हो जाएगा, और सी माइनस लैम्डा ये 1 ही रहेगा, राइट। इधर के और इधर से -1, ओके। राइट साइड में कितना आएगा? 1 4 और 0 आ जाएगा, 1 2 0,
1 1 और 1। अब आप इसको एक्सपेंड कर लो और सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, तो ये वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा बताओ। रखेंगे तो हमारे पास में a माइनस लेमडा 0 हो जाएगा, b प्लस लेमडा, तो ये 1 हो जाएगा और ये भी 1 आ जाएगा। a माइनस लेमडा लिखेंगे तो ये 4 हो जाएगा, क्योंकि 1 माइनस 1 2, 2 का स्क्वायर करेंगे ये 9 हो जाएगा, और c माइनस लेमडा ये 1 ही आएगा। यहाँ पे बताओ कितना आएगा। यहाँ पे देखेंगे तो a माइनस लेमडा कितना, a राइट साइड देख रहा हूँ मैं, तो 1 1 4 0 हो गया, ये 1 2 0 और ये 1 1 और 1। अब मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ, ठीक राइट। तो एक्सपेंड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 8, 4 के साथ लिखेंगे तो ये इधर जाएगा, तो माइनस का 4 इक्वल टू माइनस के, चलिए इधर बताओ, ये 2 आ जाएगा, माइनस 4 4 के साथ लिखेंगे तो 1 आ जाएगा, राइट ये आएगा। अब देखो यहाँ से सॉल्व करोगे तो इधर से 8 बचेगा और इधर से कितना बचेगा, यहाँ से देखो कितना बचेगा, 2k आ जाएगा, राइट। तो k की वैल्यू 4 आ रही है। अब बताओ ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहाँ से k की वैल्यू मुझे 4 मिल जाए। ठीक है, तो इस ऑप्शन में देखेंगे तो ये तो हमारे ऑप्शन के अकॉर्डिंग कितना हो गया, 0 हो जाएगा। इधर देखेंगे तो ये माइनस का 4 है, ठीक है, ये 4 है और ये 0 है, तो केवल एक ही ऑप्शन बच रहा है, सी ऑप्शन, राइट। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो, एग्जाम में काफी जल्दी हो जाएगा, राइट। नाउ मूव टू दिस क्वेश्चन। यहाँ पे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखने की कोशिश करोगे तो मॉडुलस की प्रॉब्लम है और साथ में आपसे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ से पूछा जा रहा है कि इस इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या होंगे, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या होंगे। तो जब कभी मॉडुलस की प्रॉब्लम आती है तो आप क्या करते हो, पहले उसको ब्रेक करते हैं, यानी फ्री फ्रॉम मॉडुलस साइन करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ कि ये x माइनस 1 है और ये अंदर वाला पार्ट है। अगर इसको मैं फैक्टराइज के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मॉडुलस के अंदर x माइनस 1 एंड x माइनस 3, इसके फैक्टर क्या होंगे, x माइनस 1 एंड x माइनस 3, मॉडुलस 1 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब बताओ कितने केस बनेंगे, तो आप कहोगे सर 3 केस तो बन जाएंगे। यहाँ पे कौन कौन सा केस बनेगा, एक x लेस देन 1, एक x की वैल्यू 3 से 1 के बीच में, और एक x की वैल्यू 3 से ग्रेटर। इनके अब पार्टीशन बना लेते हैं और 1 बाई 1 करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेस देन 1 पे क्या होगा बताओ, लेस देन 1 पे ये वाला पार्ट नेगेटिव रहेगा और ये नेगेटिव रहेगा, तो दोनों मल्टीप्लाई होकर मेरे को एज इट इज वैसे बोलते दिखेंगे जैसे कि देख रहे हैं। तो x माइनस 1, फिर ये वाला पार्ट x माइनस 1 x माइनस 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5। अच्छा ये भी ऐसा ही बोलेगा सिमिलर, ठीक, ग्रेटर देन 3 पे दोनों पॉजिटिव रहेंगे, तो ये दोनों में आ जाएगा, इस वाले केस में और इसमें सेम होगा। तो मैं बीच में और लगा लेता हूँ और ये भी साथ में लिख लेता हूँ ताकि मुझे एक केस अलग से सॉल्व करने की जरूरत ना पड़े। समझ गए क्या, ये दोनों ही केस में इस तरह से ओपन होगा। अच्छा इससे पहले मैं आपको जो समझा रहा हूँ उसको देखो, ये 2x स्क्वायर है, क्या 2x स्क्वायर और 3x माइनस 5 है, इसको मैं एक बार फैक्टर करना चाहता हूँ, इसके फैक्टर करना चाहता हूँ इसी के, तो देखो कितना हो जाए 2x स्क्वायर माइनस 10, तो 5 और 2 फैक्टर हो जाएंगे, ठीक है। x कॉमन लेंगे तो 2x प्लस 5 और इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो 2x प्लस 5। तो देख पा रहे हो आप x माइनस 1 और 2x प्लस 5 फैक्टर हो रहे हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा और सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, तो x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस 3 प्लस इसके फैक्टर x माइनस 1 और 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ से कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, ये दोनों बच जाएंगे, तो ये x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 है और इधर से क्या बचेगा 2x प्लस 3 बच जाएगा। हमको सिंपली सॉल्व तो करना है। अच्छा ये x माइनस 1 यहाँ पे, राइट, यहाँ लिखेंगे तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6। अच्छा या तो ये 0 होगा तो यहाँ से तो x की वैल्यू 1 मिलेगी। अच्छा ये 0 नहीं होगा कभी भी, इसका d लेस देन 0 चेक करो, d लेस देन 0, तो यहाँ से सॉल्यूशन केवल एक ही मिल रहा है, x इक्वल टू
1 एंड 3। ऐसा पता है आपको, इसमें इक्वल टू का साइन कहीं भी तो लगाना पड़ेगा, तो लेट से मैंने यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा रखा है, ठीक है। तो इस इंटरवल में केवल x की वैल्यू 1 ही मिली, ठीक है। इसमें केवल x की वैल्यू 1 हमें मिल रही है जो इस इंटरवल को सेटिस्फाई कर रही है। अब बताओ मुझे इस जगह पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे बच्चों क्या होगा, ये साथ इसके साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा, इसके साथ क्या आएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, बस नेगेटिव आगे लगा देना है और बाकी एज इट इज कैलकुलेशन को कंटिन्यू करना है, ठीक है। x माइनस 1 और 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। कैसे, 1 से 3 के बीच में ये मॉडुलस वाला पार्ट नेगेटिव होगा, तो इसलिए माइनस साइन आ गया, ठीक है। अब यहाँ से x माइनस 1 कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा, माइनस साइन यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 प्लस 2x प्लस 5। क्या किया मैंने, इसमें मॉडुलस लगा दिए और ये जो वैल्यू अंदर आई थी इसके आगे जस्ट नेगेटिव साइन लगा दो। तो x माइनस 1 इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2, ठीक है। तो x माइनस 1 माइनस कॉमन ले लिया मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4 इक्वल टू 0, यहाँ पे 2 है। तो यहाँ से x की वैल्यू 1, या इससे सॉल्व करेंगे तो सही बचा लगाएगा, तो कितना आएगा 6 प्लस माइनस 36 माइनस प्लस हो जाएगी और 2, इसे सॉल्व करोगे आपको इसमें दिक्कतें हैं। देखो इसको जब सॉल्व करूंगा मैं तो एक तो मिलेगी 3 प्लस रूट 11, ठीक है, और एक मिलेगी 3 माइनस रूट 11। ये 3 से ज्यादा है, इस इंटरवल से आगे जा रही है, इस इंटरवल से आगे जा रही है, इसलिए रिजेक्ट हो गई। और ये वाली वैल्यू नेगेटिव है, ये वाली वैल्यू क्या है, नेगेटिव है कंप्लीटली, कि रूट 11 की वैल्यू 3 से तो बड़ी होती है, तो इस वजह से ये भी रिजेक्ट हो जाएगी। तो हमारे पास में केवल एक ही सॉल्यूशन है, ओनली एक ही सॉल्यूशन है, वो x इक्वल टू 1, ठीक है। तो इस तरह से मॉडुलस वाली प्रॉब्लम एग्जाम में आपकी आएगी तो सॉल्व करनी होगी, राइट। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आ जाते हैं, ये वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम के अंदर समझने की कोशिश करते हैं। आपको जैसे जैसे इंफॉर्मेशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग चलते जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो हमें सबसे पहले एफ एक्स गिवन है, एफ एक्स कितना है 9x प्लस 25 प्लस c, ठीक है। अब क्या करना, हमें इनवर्स के बारे में बोला गया कि ये इस पॉइंट से पास हो रहा है, इनवर्स यहाँ से पास हो रहा है, ठीक है। तो 1/4 -5/4 से इनवर्स पास हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा, पहले इनवर्स निकालने की कोशिश करेंगे। याद करो इनवर्स कैसे निकालते हैं, पहले y के इक्वल टू रखते हैं और यहाँ से x की वैल्यू इन टर्म ऑफ y निकालते हैं। तो 9x प्लस 25 इक्वल टू कितना आ जाएगा, y माइनस c। तो x की वैल्यू आ जाएगी 25/9 y माइनस 25/9 c। अच्छा ये कॉन्स्टेंट है, ठीक है, ये वाला एक कॉन्स्टेंट है, तो इसको आप कोई नया कॉन्स्टेंट नाम दे दो, इससे क्या होगा हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने नाम दे दिया सी पर। अच्छा अब मैं यहाँ से एफ इनवर्स एक्स लिखूंगा, तो एफ इनवर्स एक्स कितना होना चाहिए 25/9x प्लस c1। क्या आपको समझ में आया, ये मैंने इनवर्स कैसे निकाला, आपने पहले फंक्शन के अंदर वैल्यू पुट कर दी y के इक्वल टू में और वहां से x की वैल्यू इन टर्म ऑफ y निकाली और ये इनवर्स। यहाँ तक क्लियर सबको। अब ये कॉन्स्टेंट को निकलवाने के लिए उन्होंने इन्फॉर्मेशन दे दी है कि 1/4 -5/4 से पास हो रहा है, ठीक है। ये वाला पॉइंट यहाँ पे पुट करते हैं, तो इधर से आ जाएगा -5/4, ठीक है, 25/9 और इधर से कितना आ जाएगा 1/4 प्लस c1। तो यहाँ से कॉन्स्टेंट निकालने की कोशिश करेंगे, तो c1 की वैल्यू कितनी आएगी। तो देखो -5/4 तो है और माइनस का 25/36, इसको जब सॉल्व करेंगे तो एलसीएम ले लेते हैं 36 9 45 तो 60 आ जाएगा, 70 आ जाएगा, ठीक है। तो 35/18 हो गया। अब बताओ एफ इनवर्स क्या होगा, एफ इनवर्स एक्स निकालेंगे तो 25/9 एक्स और माइनस 35/18 आ गया। ये एफ इनवर्स मुझे एग्जैक्टली मिल चुका है। अब आगे क्या बोला गया, आगे क्या बोला गया, जी एक्स जो है एंटी डेरिवेटिव है एफ इनवर्स एक्स का। तो अब जी एक्स निकालना है इसका एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव का मतलब होता है इंटीग्रेशन।
एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन। तो मैं यहाँ पे इस फंक्शन को इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे g मिलेगा। तो g ऑफ x इक्वल टू इस फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो f इनवर्स x dx, ठीक है। तो f इनवर्स x कितना है? 25/9x माइनस 35/18x को इंटीग्रेट करेंगे तो बताओ आप कितना आएगा। तो यहाँ से हम अच्छे से देख पा रहे हैं 25/9 x स्क्वायर बाई 2, 35 यहाँ पे x नहीं है तो x बाई 18 प्लस c, राइट, ये gx आ गया मेरा। अब उन्होंने कांस्टेंट निकालने के लिए कंडीशन और दे दी g0 की वैल्यू 5/2 है। तो बताओ मुझे c की वैल्यू 5/2 मिलेगी नहीं मिलेगी? c की वैल्यू 5/2 आ जाएगी। तो मेरे पास में ये g ऑफ x बेसिकली ये बन गया 25/18x स्क्वायर 35/18x प्लस 5/2। अब क्या चाहिए? अब आपको g ऑफ 1 चाहिए। देखें g ऑफ 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो पहले g ऑफ 1 निकाल लेते हैं। 25/18 35/18 और इधर कितना आएगा? 5/2 आएगा ना, उसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45, राइट। अब देखो डिनोमिनेटर सबके सेम हो गए तो यहाँ से मुझे 10 मिल रहा है, ये 35/18 हो रहा है, ठीक है। और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है तो 35/18 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर 1 है, ठीक है। तो ये इसमें था, जैसे जैसे स्टेप दे रखेंगे उसके अकॉर्डिंग चलते जाइए, राइट। अब एग्जाम में ये जो एनटीए का सॉल्यूशन है, इन्होंने यहाँ पे थोड़ी सी गलती कर ली थी। यहाँ पे माइनस का 5/9 लिया बट क्वेश्चन में माइनस का 5/4 था, राइट। तो कोई दिक्कत नहीं, तो डेटा में यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुई है, राइट। अब यहाँ पे आते हैं, 2-3 क्वेश्चन और है, फिर ये हमारा सेशन पूरा हो जाएगा इस वाले पेपर का। देखिए x प्लस 1/x और y प्लस 1/y इक्वल टू -2 है। तो साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स y की वैल्यू क्या आएगी? तो आई थिंक वन ऑफ द इजीएस्ट प्रॉब्लम है। x प्लस 1/x की वैल्यू 2 और y प्लस 1/y की वैल्यू -2। ये केवल और केवल तभी पॉसिबल हो सकती है जब x की वैल्यू 1 हो और y की वैल्यू -1 हो। आपने ये तो पढ़ रखा होगा am ग्रेटर देन इक्वल टू gm होता है, ठीक है। तो इन दोनों की वैल्यू, या आप ये भी याद रखो x प्लस 1/x या तो ये कंडीशन लेता है या लेस देन -2 लेता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे जेई वाले क्वेश्चन बनाते रहते हैं अक्सर, ठीक है। अब बस आपको क्या करना है, साइन इनवर्स 1 कॉस इनवर्स -1, बस यहाँ पे डोमेन चेक कर लिया करो सही, तो डोमेन के अंदर है कोई दिक्कत नहीं। ये π/2 ये पाई इक्वल टू m पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा तो m की वैल्यू 3/2 आ जाएगी, राइट। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला प्रॉब्लम, ये अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या पूछा गया, एक वेक्टर का एक रिलेशन दे रखा है और एक न्यूमेरिकल वैल्यू फाइनली को पूछना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, क्रॉस ट्रिपल प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से एक बार दिमाग में लाना कि अगर मुझे इसका क्रॉस ट्रिपल प्रोडक्ट लिखना है तो क्या लिखते हैं, दूर वाले के साथ डॉट लेते हैं तो a डॉट सी इंटू बी वेक्टर माइनस नजदीक वाले के साथ डॉट तो a डॉट बी इंटू सी वेक्टर, राइट। तो ये बस यहाँ पे ध्यान देते जाओ, मैं जो लिखते जा रहा हूँ ताकि कोई मिस्टेक नहीं। तो देखो पहले दूर वाले के साथ डॉट, दूर वाले के साथ डॉट तो i डॉट i इंटू वेक्टर तो a वेक्टर माइनस j, ये पहला वाला पार्ट आ गया, ये जो लिखा था हमने माइनस। अब नजदीक वाले के साथ डॉट तो i डॉट किसके साथ जाएगा, a वेक्टर माइनस j के साथ में, ये डॉट कर दिया और उसके साथ में i वेक्टर आ जाएगा। क्या ये वाला पार्ट समझ में आया आपको? ये अच्छे समझ में आया तो बता दो मुझे, ये समझिए, ठीक है। बस इसी पैटर्न से अगले वाले में जाएंगे। तो दूर वाले के साथ डॉट तो कितना होगा, j डॉट j और a वेक्टर माइनस k कैप माइनस, अब नजदीक वाले के साथ इधर के साथ में तो j डॉट a वेक्टर माइनस k और बाहर क्या आएगा, j कैप आ जाएगा, राइट। अब तीसरे वाले पार्ट में जाते हैं तो इसके साथ जाएंगे तो k डॉट k
ठीक है, इंटू ए वेक्टर माइनस आई कैप माइनस के डॉट ए वेक्टर माइनस आई, और इधर से क्या आ जाएगा, के कैप आ जाएगा, इक्वल टू 0 है, राइट। अब बताओ ये कितना होगा, 1 होगा, ये वाला पार्ट 1, सिमिलरली जो फर्स्ट पार्ट है जो पॉजिटिव वाली क्वांटिटी है ये 1 है, तो यहाँ से मेरे पास में क्या आएगा, ए वेक्टर माइनस जे कैप आ जाएगा माइनस। अब इधर आ जाते हैं, पहले आई का ए के साथ डॉट होगा, तो ए डॉट आई कितना होगा बताओ, ए वेक्टर ये रहा, तो ए डॉट आई लिखेंगे तो कितना आएगा बच्चों, आपका एक्स आएगा। फिर आई का जे के साथ डॉट होगा, 0 हो गया, तो बाहर कौन है, आई कैप, तो इसके साथ में आई कैप आ जाएगा, ये पार्ट समझिए। प्लस जे डॉट जे तो 1 होता है, तो केवल यहां से बचेगा ए वेक्टर माइनस के कैप, राइट, ओके। अब इधर आते हैं, जे डॉट ए कितना होगा, जे डॉट ए कितना होगा, ये होगा वाई, ठीक है, जे डॉट के 0 हो जाएगा, तो इसके साथ में जे लग जाएगा, बस लास्ट पार्ट में लिखेंगे तो ए वेक्टर माइनस आई कैप माइनस ये हो जाएगा आपका जेड के कैप इक्वल टू 0। अब देखो आगे लिखेंगे तो ए वेक्टर और ए वेक्टर कितना हो गया, 3 ए वेक्टर, जे कैप यहां से आ जाएगा, के कैप यहाँ है और आई कैप यहाँ है, तो इसको लिखते हैं एक साथ में, तो आई प्लस जे प्लस के कैप, राइट। फिर एक्स आई वाई जे और जेड के इक्वल टू 0। अच्छा ये तो ए वेक्टर हो गया, 3 ए वेक्टर में से ए वेक्टर गया, तो 2 ए वेक्टर इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के। अच्छा ए वेक्टर की वैल्यू क्या थी, तो 2x 2y 2z के कैप, बस यहाँ से तो आंसर आपको मिलते जाएंगे, तो x की वैल्यू 1/2, ऐसे y और ऐसे z मिल जाएगा कंपैरिजन के बाद में, ओके। अब आपको क्या करना था, ये वैल्यू निकालनी थी, तो जैसे यहाँ पे पुट करूंगा 8 1/8, ये 0, ये दोनों पार्ट क्या आएंगे, दोनों सेम है, 1/4 और 1/4, ठीक है, इसलिए फाइनली आपके पास में आंसर 1 ही आएगा, राइट। तो ये इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट था, आई थिंक समझ गए होंगे बच्चे। नाउ मूव टू लास्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, कोशिश करना कि सही से सॉल्व कर जाए, आप अपनी तरफ से एक बार ट्राई कर लेना, वीडियो पॉज करके, फिर मैं समझाऊंगा तो आपको बेटर समझ में आएगा। ए सर्कल टचेज द हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल एट इट्स मिड पॉइंट passes through the midpoint of the shorter side. 3 and 4 are length of the side other than hypotenuse. सब कुछ डायग्राम का खेल है, तो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है, ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया आपने। अच्छा इसमें एक साइड कितने की है, 3 यूनिट की है, तो 3,0 आपका जो वही स्टैंडर्ड ट्रायंगल है, और इसको ऐसे मिला देंगे क्योंकि ये साइड गिवन है, तो ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा 0,4। अच्छा ये हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस का मिड पॉइंट बताओ, तो आप बताओ 3/2,1 आ जाएगा, मिड पॉइंट पता लग गया। अब क्या बोला गया, एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल टचेस द हाइपोटेनस, सर्कल क्या कर रहा है, हाइपोटेनस को टच कर रहा है, तो हाइपोटेनस को टच कर रहा है, तो मुझे यहाँ पे सर्कल बनाना पड़ेगा, ये हाइपोटेनस को टच कर रहा है, कहाँ पे टच कर रहा है, मिड पॉइंट पे, ये इंफॉर्मेशन, तो यहाँ पे मिड पॉइंट से टच कर रहा है और वो पास हो रहा है मिड पॉइंट ऑफ शॉर्टर साइड, तो ये शॉर्टर साइड यही है, तो इसके मिड पॉइंट से पास हो रहा है, ठीक है, तो ये पूरी लेंथ 3 थी, तो इसका मिड पॉइंट लिखेंगे तो 3/2,0। अब यहां से एक सर्कल पास हो रहा है ऐसे, ठीक है, इस मिड पॉइंट से इस साइड को टच करते हुए। अब हमें क्या करना है, सर्कल की रेडियस निकालनी, तो 3r निकाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, 3r की वैल्यू चाहिए, तो सर्कल की रेडियस चाहिए, तो बच्चों यहाँ पे देखो, पहले तो यहाँ पे सर्कल एज्यूम कर लेते हैं कि सेंटर उसका क्या है, h,k, राइट, h,k सर्कल का सेंटर है, और ये इसे टच कर रहा है, तो इसको भी यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से इक्वेशन जनरेट करनी है, तो मैंने क्या बोला, ये एक तरह से टेंजेंट बन जाएगी, ये दोनों के बीच में कितना एंगल बनेगा, 90 का, तो आप जब भी दो लाइन को 90 देखते हो तो एक तो स्लोप यूज कर लिया करो, तो ये सेंटर है, ठीक है, ये मिड पॉइंट है, तो आप बताओ एम स्लोप ऑफ, ठीक है, ये
ये डी पॉइंट मान लेते हैं, एम सी डी इंटू एम, यहाँ पे ए नाम दे देते और बी, ठीक है। तो एम ए बी इक्वल टू कितना होगा, -1 होगा। सी डी का स्लोप कैसे निकालेंगे, तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, k - 2 अपॉन h - 3/2 इंटू इस वाले का स्लोप निकालेंगे कितना आ जाएगा, -4/3 आ रहा है, ठीक है, इक्वल टू -1। तो ये माइनस से तो माइनस कैंसिल कर दिया। अब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ यहाँ से, तो देखो मल्टीप्लाई करते समय बस एलसीएम दे दें, तो k - 2 के साथ 4 हो जाएगा और ये 3 इस साइड जाएगा, तो कितना आएगा, 2h - 3/2, राइट है, 2h - 3, हाँ ठीक है, 3 तो मल्टीप्लाई है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा 8k, 8 से 8k - 16 इक्वल टू 6h - 9, राइट। तो ये आपके पास में आ गया 6h - 8k +7 हो जाएगा इक्वल टू 0। एक इक्वेशन आ गई आपके पास में, राइट। अब सेकंड इक्वेशन कहाँ से लेके आएंगे, ये आपको सोचना है यहाँ से। तो सेकंड इक्वेशन यहाँ से ला सकते हैं कि देखो C से D तक और C से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस तो रेडियस होगी, ये वाली डिस्टेंस, ये CD और ये नाम रहते हैं, ठीक है। तो CD इज इक्वल टू क्या होगा, CE होगा, नहीं होगा। अब बताओ CD की वैल्यू कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से, h - 3/2 k - 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू h - 3/2 प्लस k - 0 के स्क्वायर। ये तो यहाँ से कैंसिल आउट हो गया पूरे, तो k स्क्वायर -4k + 4 इज इक्वल टू k स्क्वायर। ये यहाँ से कट गया तो k की वैल्यू 1 आ जाएगी। कितनी आ गई, k की वैल्यू 1। इसको यहाँ पुट करो, k की वैल्यू 1, तो 6h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 रखेंगे तो h की वैल्यू कितनी आ गई, 1/6। अब ध्यान सुनना, सेंटर क्या हो गया मेरा, सेंटर आपका आ गया 1/6, 1 आ गया। अब रेडियस निकालो, तो रेडियस निकालेंगे तो ये से निकाल लो C से E तक, ठीक है, CE, तो कितना होगा 1/6 माइनस का 3/2 का स्क्वायर प्लस 1 - 0 का स्क्वायर, और इस पूरी वैल्यू का अंडर रूट लेना। अच्छा इधर बताओ एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, ये 1/6 है, इधर होगा 9, तो 8/6, तो 8/6 को लिखेंगे तो 4/3, 16/9 प्लस 1, तो 5/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5/3, ये r आ गया। तो बताओ मुझे 3r की वैल्यू 5 होगी कि नहीं हुई, 3r की वैल्यू कितनी आ गई, 5। ये इस क्वेश्चन का आंसर था। तो ऐसे क्वेश्चन से डरे नहीं, जरूर इनको रिवाइज करके रखें। तो देखिए हमने जो क्वेश्चन किए उनमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, एक बार मैं फिर से एक बार बता देता हूँ ताकि आपको, एक तो ये क्वेश्चन तो ऑब्वियस था, ये कैलकुलेशन वाला वेक्टर का क्वेश्चन था, वन ऑफ द कैलकुलेटिव पार्ट है, बट एग्जाम में टाइम ले सकता है, तो ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके रखें, राइट। नाउ मूव टू, ये इजी था, हाँ यहाँ पे कैलकुलेशन वाइज चलते जाना, जो जो इन्फॉर्मेशन साथ में गिवन है उस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। और हाँ ये वाले क्वेश्चन पे थोड़ा सा आपको कमांड या होल्ड रखना है ताकि एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं हो। आप पेपर एनालिसिस करना, वहाँ मॉडुलस का एक क्वेश्चन जरूर मिला है हमें से, हाँ इसमें तो हमने बहुत अच्छे से शॉर्टकट से यूज कर लिया था। जब क्वेश्चन और आंसर में डेटा एक ही फॉर्म में हो तो वहां पे आप अपनी तरफ से ऑप्शन बना के कैलकुलेशन सॉल्व किया करो, राइट। हाँ ये 15 प्रॉब्लम है, इंटीग्रेशन के इनइक्वालिटी यूज कैसे करते हैं, कब करते हैं, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर का कॉन्सेप्ट समझाया था नाउ। हाँ ये वेक्टर कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट था, तो ये भी वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रॉब्लम थी, राइट, तो उसको भी ध्यान रखना। नाउ ये वाला क्वेश्चन एज यूजुअल बहुत अच्छा था, मैंने एग्जाम्पल लेके समझाया, बट आप जरूर ध्यान रखना इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, राइट।
ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था आज की क्लास का। तो इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर मॉडुलस ये जेईई मेंस में आपको देखने को मिलेंगे, इससे आप मत डरें, ठीक है। तो उम्मीद है ये अच्छा लगा होगा सेशन, और अगर ये अच्छा लगा है तो आप अपने फ्रेंड के बीच में शेयर करो, उनको भी इस सीरीज का फायदा हो। आपको बेसिकली सारे क्वेश्चन नहीं करने, जो इम्पोर्टेंट है मैं अपनी तरफ से सेलेक्ट करके लेके आता हूँ। तो होपफुली आपकी हेल्प होगी एग्जाम में, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। अच्छे से पढ़ते रहिए, बाय।